So good morning and welcome. In this video lecture, we will talk for nucleus, which is the identity of a eukaryotic cell. Also, the chromosomes on which the genes are present or our genetic material that is DNA is packed. पहा, हे जे लेक्चर आहे यात आपण दोन गोष्टी शिकणार आहे. एक तर न्यूक्लियस, ज्या युकॅरियोटिक सेलचा स्टडी सुरू आहे त्याची ओळखच ट्रू न्यूक्लियस आहे. आणि अजून एक आस्पेक्ट आपल्याला बोलायचा आहे तो म्हणजे क्रोमोझोम. या क्रोमोझोमवरच जीन असतात किंवा जे जेनेटिक मटेरियल आहे DNA ते या क्रोमोझोममध्ये पॅक असतं. तो ह्या दोन गोष्टी आपण बोलतोय. तो देखो, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें फ़र्क क्या है? तो हमने पहला फ़र्क कहा था कि यूकैरियोटिक सेल हैज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. यू दैट इज ट्रू, कैरियो nucleus. So a cell having true nucleus is eukaryotic cell. तो वो जो ट्रू न्यूक्लियस है, तो अगले 20 मिनट हम लोग वो न्यूक्लियस देखेंगे. तो सी टू विच यू कॉल एज अ ट्रू न्यूक्लियस. तो प्रीवियसली एज वेल वी सेड कि अ न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस and chromatin network is said to be true nucleus. आपण कोणत्या न्यूक्लियसला ट्रू न्यूक्लियस म्हणतो? तो या आधी आपण बोललोय कि ऐसा न्यूक्लियस जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हो, जिसमें डायरेक्टली स्टेन्ड स्पेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलस हो एक या अधिक, और जिसमें क्रोमैटिन नेटवर्क हो, ऐसे न्यूक्लियस को हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं. और हमने देखो एक रफ स्केच बनाया था कि दिस इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियोलस, एंड दिस इज अ नेटवर्क ऑफ क्रोमॅटिन फायबर कॉल्ड क्रोमॅटिन नेटवर्क. मग बघा आता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे, न्यूक्लियोलस आहे, न्यूक्लियोप्लाझम आहे, क्रोमॅटिन नेटवर्क आहे. अशा न्यूक्लियसला म्हणतात ट्रू न्यूक्लियस. आणि असा न्यूक्लियस ज्या सेलमध्ये असेल ती असते यूकॅरियोटिक सेल. आणि जो कोणी यूकॅरियोटिक सेल से बना है वो यूकैरियोट है, जैसे कि प्रोटिस्ट, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो सर फिर यूकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज या ट्रू न्यूक्लियस है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? तो नए स्टूडेंट्स के लिए हम बताऊं कि फर्ज करो कि ये कोई एक प्रोकैरियोटिक सेल है. इस प्रोकैरियोटिक सेल में ये वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं है. तो सर फिर प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है DNA, वो कहाँ है? वो डायरेक्टली पड़ा है इन द साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है मतलब DNA, वो डायरेक्टली पड़ा है इन साइटोप्लाज्म एंड इट इज अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन. तो फर्ज करो कि ये है सेल वॉल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, ये है सेल मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. अंदर भरा है साइटोप्लाज्म और अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है. द क्रोमैटिन नेटवर्क विच कंटेन DNA. तो here the DNA is naked, circular, directly found in cytoplasm. तो सर इस DNA को आप क्या कहते?
मेन क्रोमोझोम, मेन डीएनए, जिनॉमिक डीएनए या न्यूक्लिओइड. तो आत्ता आपल्याला समजलं की न्यूक्लियस काय असतो. तो न्यूक्लियस इज अ स्ट्रक्चर present in a eukaryotic cell possessing nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus and chromatin network. थोड़ा आगे चलो. Prokaryotic cell do not have true nucleus. Instead, it has a single circular DNA called main chromosome, genomic DNA or nucleoid. This nucleus was first seen by Robert Brown 1831. तो सर तुम्ही म्हणता की न्यूक्लियस ज्याने डिस्कवर केला तो रॉबर्ट ब्राउन 1831. देखो ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है जिसमें डीएनए है उसको स्टेन करके पहले जिन्होंने देखा था वो था फ्लेमिंग. सो व्हेन न्यूक्लियस वाज स्टेन्ड दिस कलरफुल थ्रेड्स वेयर सीन बाय फ्लेमिंग और उनकी ये टर्म है क्रोमाटीन. क्रोमाटीन. तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831 and the material inside the nucleus which gets stained with a basic dye. So that material was called chromatin by Fleming. अब हम लोग एक एक पार्ट डिटेल में देखेंगे. सुनो, ये जो सबसे बाहर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज वेरियसली कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर एनवलप, कैरियोथेका. तो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप और कैरियोथेका. इफ यू लुक इट अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप इट अपीयर एज अ सिंगल मेम्ब्रेन. मतलब कि जब आप न्यूक्लियस को देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक लेयर की बनी दिखती. बट इफ यू लुक इट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप all the details are revealed and it is known to us that nuclear envelope has two layers, outer and inner. म्हणजे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जी आहे ना ती दोन लेयरची आहे. त्याला आउटर लेयर आणि इनर लेयर असते. अब देखो ये दोनों के बीच में जो स्पेस नजर आता है इट इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस. पेरी न्यूक्लियर स्पेस. लगभग ऐसा ही हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया को भी डबल मेम्ब्रेन थी और बीच में जो गैप था इट इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. क्लोरोप्लास्टला सुद्धा डबल मेम्ब्रेन होती, वहां भी बीच में स्पेस था, इट इज पेरी प्लास्टिडियल स्पेस. तसंच इथे बिटवीन आउटर अँड इनर लेयर देर इज अ स्पेस कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस. सर ये गैप कितनी रहती? सम 10 to 70 नैनोमीटर. 10 to 70 नैनोमीटर. तो 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 नॅनोमीटर. सो 1 नॅनोमीटर म्हणजे 10 एंगस्ट्रॉम. तर मग 10 नॅनोमीटर म्हणजे 100 एंगस्ट्रॉम ते 700 एंगस्ट्रॉम. ओके. सो आउटर लेयर, इनर लेयर, पेरीन्यूक्लियर स्पेस which is 10 to 70 नैनोमीटर, that is 100 to 700 एंगस्ट्रॉम. सर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस चीज की बनी है? लिपिड प्लस प्रोटीन, मीन्स लिपोप्रोटीनस इन नेचर. अब देखो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है दैट इज न्यूक्लेवोप्लाज्म. न्यूक्लेवोप्लाज्म. तो दिस इज साइटोप्लाज्म
and this is nucleoplasm. The barrier, दीवाल, पर्दा, partition between nucleoplasm and cytoplasm is a nuclear membrane. तो सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज टू लेयर्ड, outer and inner. The space between is perinuclear space, which is some 10 to 70 nanometer. Inside the nucleus there is nucleoplasm and outside is cytoplasm. So nuclear membrane act as a barrier between the two fluids. आगे सुनो. This nuclear envelope is interrupted at few places. You mean this nuclear membrane is porous? Yes. न्यूक्लिअर एनव्हलप जे असतं ना त्याला छिद्र आहेत काही ठिकाणी. और ये जो छेद है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोअर्स. न्यूक्लियर पोअर्स. तो ये छेद क्यों बने? आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन हैव गॉट फ्यूज्ड. देखो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हैव गॉट फ्यूज्ड. और इसीलिए यहां पे ये छेद बन गए, कॉल्ड न्यूक्लियर पोअर. सो दिस न्यूक्लियर पोअर्स आर द चैनल्स फॉर transport of the substances between nucleoplasm and cytoplasm. So what is the thing that got transported in and outside the nucleus? So it is the various kind of RNA, certain proteins. म्हणजे सर तुम्ही म्हणता की न्यूक्लिओप्लाझम आणि सायटोप्लाझम यांच्यात काही वस्तूंचं देवाणघेवाण होते, आदान प्रदान होता है इस छेद के जरिए. So nuclear pores are the channel for transport of the substances outside the nucleus and inside the nucleus, or it is the exchange between nucleoplasm and cytoplasm. तो कोणत्या गोष्टी बाहेर जातात, आतमध्ये येतात? RNA एंड प्रोटीन्स. तो ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कैरियोथेका. अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा, ध्यान दो. न्यूक्लियस can be studied only when the cell is in interphase. आप न्यूक्लियस को देख सकते, स्टडी कर सकते जब सेल की चल रही इंटरफेज. तो सर अगर इंटरफेस खत्म हो गई तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नष्ट हो जाती है. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल इज इन इंटरफेज. अब ये इंटरफेज क्या है? तो जैसे देखो ना, हमारा लाईफ सायकल कैसा आहे, आपलं जीवन चक्र कसं आहे. सो जन्म, बालपण, कुमारावस्था, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा और मृत्यु. वैसे ही सेल जो है, इस सेल का भी साइकिल है, लाइफ साइकिल. फर्ज करो ये एक सेल है जिसका लाइफ है 24 आवर्स. समजा एक सेल आहे आणि तिचं पूर्ण लाईफ किती आहे? फक्त 24 तास, 24 आवर्स. अब देखो उसमें से करीब करीब 23 आवर्स इंटरफेज, म्हणजे 24 तासातले 23 तास काय आहे? इंटरफेज. और बचा 1 घंटा, तो दैट इज डिवीजन. तो फर्ज करो रात को 10 बजे, कल रात 10 बजे इसका जीवन शुरू हो गया. तो रात को 10 बजे से
आज रात के 9 बजे तक 23 घंटे हो जाएंगे. म्हणजे काल रात्री 10 वाजतापासून आज रात्रीच्या 9 वाजेपर्यंत किती तास होतील? 23. तर 23 तास ही सेल असते इन इंटरफेज. आणि इंटरफेजमध्ये तुम्हाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिसते, न्यूक्लिओप्लाझम दिसते, न्यूक्लिओलस दिसते आणि क्रोमॅटिन मटेरियल दिसतं. एक बार क्या हो गए 23 घंटे, फिर रहती डिवीजन, माइटोसिस. तो डिवीजन में भी 2 चीज है, आपने 10वीं में पढ़ा है की न्यूक्लियसची डिव्हिजन म्हणजे एका न्यूक्लियसचे होतील 2. याला म्हणतात कॅरिओकायनेसिस. कॅरिओ न्यूक्लियस, कायनेसिस सेक्शनिंग, न्यूक्लियस का बंटवारा. मग सर झाले एका न्यूक्लियसचे 2. आता सायटोकायनेसिस. सायटोकायनेसिस म्हणजे साइटोप्लाझम का बंटवारा. तो कॅरिओकायनेसिस प्लस साइटोकायनेसिस इज डिवीजन. झाल्या एका सेलच्या 2 सेल. तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है, आगे भी आपको इसकी जरूरत है. तो एक लक्षात ठेवायचं की न्यूक्लियस व्यवस्थित आपल्याला ऑर्गनाइज दिसतो, स्टडी करता येतो जेव्हा सेल असते इन इंटरफेज. एकदा का संपली इंटरफेज, चालू झाली डिव्हिजन, की ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नष्ट होऊन जाते. न्यूक्लिओलस नष्ट होऊन जाते. तो सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लिओलस डिसअपियर ड्यूरिंग डिवीजन फेज. तो ये जो क्रोमॅटिन नेटवर्क है, क्रोमॅटिन फायबर, न्यूक्लियो प्रोटीन आहे ते, ज्याच्यात DNA आहे, उसका क्या होता. आता हा जो धागा आहे ना, जो इंटरफेजमध्ये थीन अँड इलॉंगेटेड थ्रेड होता, तो त्याचं होतं कॉइलिंग अँड सुपर कॉइलिंग. उसका कंडेंसेशन होता और एक पतला धागा मोटी रस्सी बन जाती. म्हणजे इंटरफेजमध्ये जो बारीक धागा होता तो डिव्हिजनमध्ये काय बनतो, क्रोमोझोम. म्हणजे ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो अब देखो ऐसे क्रोमोसोम्स बन जाते. और हमारी आपकी सेल में अगर हम देखते हैं ड्यूरिंग डिवीजन, तो हम देख सकते कि वी हैव सच 23 पेयर. तो सर यहां हमें एक सीख मिली. कौन सी? कि क्रोमोसोम्स कैन बी सीन, क्रोमोसोम्स कैन बी काउंटेड ओनली ड्यूरिंग डिव्हिजन. क्रोमोझोम दिसू शकतात, तुम्ही त्यांना मोजू शकता फक्त डिव्हिजनच्या वेळी. नाही तर इंटरफेसमध्ये ते धाग्यासारखे असतात, ना आप उन्हें देख सकते ना गिन सकते. तो सर डिवीजन में कब अच्छे से क्रोमोसोम दिखते, तो फिर आप जानते ना कैरियोकाइनेसिस. तो दिस कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस म्हणजे न्यूक्लियर डिव्हिजन. तो त्याच्या 4 फेज असतात. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. तो जब रहती मेटाफेज तब वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आते. आप उनको देख सकते, आप उनको गिन सकते.
और इंसान की सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, माने 46। हमारी हर सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है, उसमें से 23 हमारी माता से आए और 23 हमारे पिता से आए। तो अभी हमने देखी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कैरियोथेका. It has two layer, outer layer and inner layer, separated by perinuclear space, which is 10 to 70 nanometer. The fluid which is present in perinuclear space is the same fluid which is present in endoplasmic reticulum. Nuclear membranes separate nucleoplasm and cytoplasm. But there are certain pores on the nuclear membrane, because of which there is an exchange of material between nucleoplasm and cytoplasm. Mostly it is certain proteins and RNA. अब सुनो, outer nuclear membrane is continuous with endoplasmic reticulum. Outer nuclear membrane is continuous with endoplasmic reticulum. और इसीलिए मैंने कहा द फ्लूइड प्रेजेंट इन पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. You know that there are ribosomes on the surface of endoplasmic reticulum. आप ये भी जानते कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे रहते राइबोसोम्स. ऐसे ईआर को आप बोलते रफ ईआर. दे आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स. सर्टन endoplasmic reticulum do not possess ribosome on their surface, so they are smooth ER. They are involved in synthesis of lipids like steroids, certain steroids hormones like sex hormones. आता तुम्हाला फक्त मी काय सांगितलं, न्यूक्लियर एनवलप. अब हम जाएंगे इसके अंदर. सो the fluid matrix present in the nucleus is nucleoplasm, and this nucleoplasm is continuous with cytoplasm through the nuclear pores. मतलब कि जो अंदर भरा फ्लूइड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, पर वो साइटोप्लाज्म के कम्युनिकेशन में है थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स. इस न्यूक्लियोप्लाज्म में there is a darkly stained spherical body. Darkly stained spherical body called nucleolus. Nucleolus. तो न्यूक्लियोप्लाझम मध्ये असतो न्यूक्लिओलस. वो एक हो सकता या अनेक भी हो सकते. Underline, nucleolus do not have membrane. मतलब it is non-membrane bound structure like ribosome. रायबोझोमलाही मेम्ब्रेन नव्हती. तो तसं न्यूक्लिओलस जो असतो ना त्याला स्वतःची मेम्ब्रेन नाही. तो कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाझम अँड कंटेंट ऑफ न्यूक्लिओलस आर सेम. म्हणजे न्यूक्लियोप्लाझम आणि न्यूक्लिओलस चे कंटेंट सारखे आहे. सर ये न्यूक्लिओलस करता क्या है? इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए. न्यूक्लिओलस इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए. आणि राइबोसोमल आरएनए पासूनच बनतो राइबोसोम. इसीलिए कहा जाता कि न्यूक्लिओलस इज कंसर्न विथ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम. हे लक्षात ठेवा, नीट क्वेश्चन है. जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है उसमें बड़े आकार के न्यूक्लिओलस नजर आते हैं. तो अब देखो,
हमने न्यूक्लियर एनवलप भी देखा, न्यूक्लेवोप्लाज्म भी देखा, न्यूक्लेओलस भी देखा। अब हम बात करेंगे क्रोमैटिन फाइबर की। देखो, डीएनए विच इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो सर जेनेटिक मटेरियल म्हणजे काय? हमारे माता पिता के गुण हम लोगों में जो मटेरियल ले आया, द मटेरियल दैट कैरीज द कैरेक्टर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। जैसे आपका स्किन कलर, आईबॉल शेप, ईयर लोब, हेयर शेप, नॉस्ट्रिल, ब्लड ग्रुप, इंटेलिजेंस, ये सारे कैरेक्टर आपके हमारे थोड़ी है, हमारे माता पिता से कोण लेके आया? जीन्स। म्हणजे आपले सगळे कॅरेक्टर आई वडिलांकडनं कोण आणतो? जीन्स. द कॅरेक्टर्स आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देअर ऑफस्प्रिंग बाय जीन्स, एंड जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। तो यहां हमें क्रोमैटिन नेटवर्क देखना है। तो देखो क्रोमैटिन नेटवर्क क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और थोड़ा सा आरएनए, इनको एकत्रित करो। तो सर डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए together it is chromatin. It is chromatin. So chromatin, so it contain DNA, histone, non histone, ये प्रोटीन से, and little RNA. So DNA, histone protein, non-histone protein, RNA, इनसे बना क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन का जो फाइबर होगा वो क्रोमैटिन फाइबर, जैसे कॉटन फाइबर, नायलॉन फाइबर, वैसे क्रोमैटिन से बना तो क्रोमैटिन फाइबर। और ये क्रोमैटिन फाइबर forms a network, and this is called chromatin network. Nuclear membrane, nucleoplasm, nucleolus and chromatin network. Chromatin network is made up of chromatin fiber. Chromatin fiber contain chromatin. Chromatin is DNA, histone protein, non-histone protein, RNA. सर वन क्वेश्चन, तो जो बच्चे बड़े ध्यान से देखते उनके मन में सवाल आते हैं कि सर क्रोमोसोम्स कहाँ हैं? अभी अभी आपने कहा कि हमारे हर न्यूक्लियस के अंदर होने चाहिए 46 क्रोमोसोम, 23 फ्रॉम आवर मदर, 23 फ्रॉम आवर फादर। तो देखो ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ना, इंटरफेज में, तो जब तक ये सेल है इन इंटरफेज, जब तक सेल है इन इंटरफेज, तब तक क्रोमोसोम दिखते भी नहीं और आप गिन भी नहीं सकते। हो जाने दो इंटरफेज, तो समझो हो गई इंटरफेज, मग काय चालू होते? कॅरिओकायनेसिस, न्यूक्लियस का बंटवारा। आणि कॅरिओकायनेसिस मध्ये पहिली स्टेप असते प्रोफेज।
तो उस प्रोफेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नष्ट हो जाएगी, न्यूक्लियोलस नष्ट हो जाएगा, और ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है क्रोमैटिन फाइबर से बना, इस धागे का होगा कंडेंसेशन, कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग, और फिर इसी पतले धागे से बनेंगे हमारे क्रोमोसोम्स। तो क्रोमैटिन फाइबर प्रोड्यूसेस क्रोमोसोम ड्यू टू कंडेंसेशन, कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग। समझा? कोई टेलर जो कपडे सीता है, दर्जी, शिंपी, तो बारीक धागा असतो। अगर यही बारीक धागा माने क्रोमैटिन फाइबर अगर हम किसी ट्यूब के ऊपर लपेटते रहे तो फिर वो बंडल बन जाता और वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता। तसंच हा जो क्रोमैटिन फाइबर आहे ना तो बनतो क्रोमोसोम। तो सर क्रोमैटिन फाइबर में डीएनए है, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, आरएनए है, तो इस क्रोमोसोम में ये सब कुछ है। म्हणजे सर जो कुछ भी क्रोमैटिन में है वही सब क्रोमोसोम में है। तो इसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है, हिस्टोन नॉन हिस्टोन भी है। तो सर कितना है, ये पैकेजिंग कैसे हुआ, ये सब 12th में आता है। न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल given by Korenberg and Thomas in 1974, who explained that how could a chromatin fiber became a chromosome. हे 12वीं असतं, मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम का एक टॉपिक है, उसमें ये आता है। इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो आता तुम्हाला एवढंच माहीत पाहिजे की ये क्रोमोसोम कब दिखते, आफ्टर इंटरफेज। प्रोफेज में चालू होता कंडेंसेशन और मैक्सिमम कंडेंसेशन होता इन मेटाफेज, एंड हेंस क्रोमोसोम कैन बी सीन एंड काउंटेड इन मेटाफेज। तो सुनो, ये जो क्रोमोसोम है इसमें डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन एंड आरएनए है। तो इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसका परसेंट बताता आपको कि ये जो क्रोमोसोम है ना, इसमें 40% डीएनए है, 50% हिस्टोन है। कितना हो गया? 90%। 8.5% नॉन हिस्टोन है। कितना हो गया? 98.5, 98.5। अब 1.5% बचा तो 1.5% है आरएनए। सर आपने कहा कि क्रोमोसोम पे जीन्स है, कहाँ है? ये जो डीएनए है ना, यही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उसी पे लिखी है इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा हमें आगे जाना है। देखो, अभी हमने कहा था कि जब तक सेल इंटरफेज में है तब तक न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमैटिन फाइबर्स, और जैसे ही खत्म होगी इंटरफेज और शुरू होगी सेल डिवीजन, तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर है उसका होता है कंडेंसेशन, कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग, फोल्डिंग, मल्टीपल फोल्डिंग्स, और ये बहुत पतली रस्सी है क्रोमैटिन फाइबर, इससे बन जाता है क्रोमोसोम। तो आई से कि व्हेन द सेल इज इन इंटरफेज inside the nucleus you would see a chromatin fiber. Soon the interphase is completed and division starts. This chromatin fiber undergo condensation, coiling and supercoiling, and it forms a chromosome.
मुझे आपको क्रोमोझोम की मॉर्फोलॉजी बतानी है की एक क्रोमोझोम कसा असतो. तो सर हा जो धागा आहे याच्यापासूनच हा क्रोमोझोम बनला का? हो. देखो ना आप, जब खत्म हो जाएगी इंटरफेज तो नष्ट होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब ये जो है क्रोमैटिन फाइबर, इसका ऐसे होगा कंडेंसेशन, कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग. त्याच धाग्याचं होईल कॉइलिंग अँड सुपर कॉइलिंग आणि असा बनून जातो क्रोमोझोम. तो सर हा एक क्रोमोझोम मला तुम्हाला सांगायचा है. देखो ये जो दो है साइड, तो इन्हें कहते क्रोमाटिड. सो दिस वन एंड दिस वन क्रोमाटिड, विच इज हाफ ऑफ द क्रोमोजोम. ये मैं अब डिटेल में नहीं जाना चाहता. इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन नाम के चैप्टर में बताएंगे. ये जो दो है इनको आज के लिए आपको क्या कहना है? क्रोमैटिड. क्रोमैटिड म्हणजे अर्धा क्रोमोजोम. ठीक है. दो क्रोमैटिड्स को कौन जोड़ता? सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर. सो वन क्रोमैटिड, सेकेंड क्रोमैटिड. अब ये दो क्रोमैटिड है ना 100% सेम है, एक दूसरे की झेरॉक्स है. म्हणजे याची ही झेरॉक्स है. तो इन्हें कहते सिस्टर क्रोमॅटिड्स. म्हणजे सर एक क्रोमॅटिड आणि त्याची झेरॉक्स दूसरा क्रोमॅटिड, यांना काय म्हणतात? सिस्टर क्रोमॅटिड. ये सिस्टर क्रोमैटिड को जोड़ कौन रहा? सेंट्रोमियर. और सेंट्रोमियर का ही नाम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. ये जो सेंट्रोमियर है ना, इसी को कहते प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. कॉन्स्ट्रिक्शन म्हणजे खचका. तो दिस सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. कुछ क्रोमोसोम को और एक कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता. जैसे देखो यहां पर और एक कॉन्स्ट्रिक्शन है. दिस इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. ठीक है. तो ह्या दोन कोण आहे? सिस्टर क्रोमॅटिड. इनको कोण जोड़ता? सेंट्रोमियर. म्हणजे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. ऑन आयदर साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर. ऑन आयदर साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर देर इज काइनेटोकोर्स. तो देखो ये सेंट्रोमियर है, तो ये साइड और ये साइड, सो दिस इज काइनेटोकोर. हमने कल के लेक्चर में देखा कि ये जो क्रोमोसोम है इसका सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता और फिर क्रोमैटिड्स को दो पोल को कौन खींचते? स्पिंडल फाइबर. तो वो स्पिंडल फाइबर है ना, इस काइनेटोकोर को अटैच रहते. तो स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच टू काइनेटोकोर. ये नीट क्वेश्चन भी है. रिमेंबर, स्पिंडल फाइबर आर अटॅच टू कायनेटोकोर. मग कसा असतो एक क्रोमोझोम सांगा? तो सर उसको दो क्रोमैटिड्स रहती. क्रोमोझोम को दो क्रोमैटिड्स रहती, उन्हें कहते सिस्टर क्रोमैटिड्स. इनको कौन जोड़ता है? सेंट्रोमियर. उसके साइड्स में क्या रहते?
कायनेटोकोअर. ठीक आहे ना. तो ह्या दोन क्रोमॅटिड, हा सेंट्रोमियर, हे कायनेटोकोअर्स. आता हे जे एंड्स असतात ना, जैसे ये एंड और ये एंड, इसको कहते टीलोमियर. टेलोमियर. सो एंड्स, they are called telomeres. So दो सिस्टर क्रोमैटिड, बीच में सेंट्रोमियर, साइड्स में काइनेटोकोर, एंड ये जो एंड्स है वो टेलोमियर्स रहते. ऐसा रहता एक क्रोमोझोम. आणि असे तुम्हाला किती क्रोमोझोम्स आहे एका सेलच्या न्यूक्लियसमध्ये? 46 है. अब और थोड़ा आगे सुनो. देखो, ये जो क्रोमोझोम के अंदर मटेरियल है वो क्या है? क्रोमॅटिन. अरे कोणाच्या कॉइलिंगमुळे क्रोमोझोम तयार झाला? क्रोमॅटिनच्या. क्रोमॅटिन म्हणजे काय? तो सर क्रोमॅटिन म्हणजे डीएनए आणि प्रोटीन. डीएनए आणि प्रोटीन. तो ये जो क्रोमैटिन है वो दो प्रकार के हैं. देखो, could you see in the picture that certain areas of chromatin are darkly stained? म्हणजे तुम्हाला या डायग्राममध्ये पहा असं दिसतं की काही ठिकाणी क्रोमॅटिन कसं आहे? डार्क कलरचं आहे. तर त्या डार्क कलरला म्हणतात हेटेरोक्रोमाटिन. सो डार्कली स्टेन्ड क्रोमैटिन इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमैटिन. और कुछ जगह देखो वो फेंट दिखता, दैट इज कॉल्ड यूक्रोमाटिन. Now if it is asked to you what is heterochromatin and euchromatin, what will be your answer? Sir, a part of chromosome that is darkly stained is heterochromatin, and a part of chromosome which is lightly stained, फिक्क्या रंगाचा, इज यूक्रोमैटिन. सर इनमें क्या फर्क रहता? सुनो, हेट्रोक्रोमैटिन जो है ना, वहां डीएनए इज डेंसली पैक्ड. इन हेट्रोक्रोमैटिन द डीएनए इज डेंसली पैक्ड. इन यूक्रोमैटिन द डीएनए इज लूजली पैक्ड. So densely packed heterochromatin, loosely packed euchromatin. और क्या फर्क है? सुनो, जहां हेट्रोक्रोमैटिन है मतलब डार्क एरिया, जहां डीएनए डेंसली पैक है, वहां बहुत कम जीन्स होते, ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव. और जहां लाइट कलर है, दैट इज यू क्रोमैटिन, तो यहां पर जीन्स ज्यादा रहते. दिस एरिया इज ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव. आता तुम्हाला क्रोमोझोम बद्दल काय समजलं? सर क्रोमोझोमला दोन सिस्टर क्रोमॅटिड असतात, त्यांना सेंट्रोमियर जोडतो. सेंट्रोमियरच्या दोन्ही साईडनं डिस्क लाईक कायनेटोकोअर्स असतो, ज्याला स्पिंडल फायबर अटॅच होतात. याच्या एंड्सला म्हणतात टीलोमियर्स. हा जो सेंट्रोमियर आहे ना, यालाच अजून एक नाव आहे प्रायमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. काही क्रोमोझोमला असतं अजून एक कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. आणि जो पार्ट सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नंतरचा असतो ना, त्याला म्हणतात सॅटेलाइट. द पार्ट आफ्टर सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड सॅटेलाइट. सॉरी, देखो हमने कहा कि दो क्रोमैटिड को कौन जोड़ता?
centromere. Depending upon position of centromere, chromosomes can be of 4 type. Sir, you said location of centromere, that is primary constriction. So depending on the location of a centromere, morphologically there could be 4 type of chromosome. देखो, फर्ज करो ये है क्रोमोसोम और ये है सेंट्रोमियर. तो दिस सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली इन द मिडल. सो व्हेन सेंट्रोमियर इज exactly in the middle, this chromosome is called metacentric. Metacentric. The centromere is exactly in the middle. Exactly in the middle. Metacentric chromosome. अब देखो, ये जो सेंट्रोमियर है वो एग्जैक्टली मिडल में है. तो ये आर्म और ये आर्म, इसकी लेंथ है सेम. म्हणजे पहा, या पोर्शनला काय म्हणायचं? आर्म. या पोर्शनला आर्म. याची लेंथ काय आहे? सेम. तो जब भी सेंट्रोमियर होगा एग्जैक्टली इन मिडल, तो लेंथ ऑफ टू आर्म इज इक्वल. अशा क्रोमोझोमला म्हणायचं मेटासेंट्रिक. आता पहा, ये दूसरा क्रोमोझोम है. दिस इज अनदर क्रोमोझोम. ओके, द लेंथ वाइज दे आर इक्वल. सेंट्रोमियर इज लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, इजंट इट? हा जो सेंट्रोमियर आहे हा कुठे आहे? सेंटरला आहे, मिडलला आहे. आता हा सेंट्रोमियर कुठे आहे? लिटिल अवे फ्रॉम द मिडल. सो व्हेन द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड लिटिल अवे फ्रॉम द मिडल, जैसे कि यहां देखो, सो लिटिल अवे फ्रॉम द मिडल, तो त्या क्रोमोझोमला म्हणायचं सब मेटासेंट्रिक. When the centromere is located exactly in the middle, metacentric. Slightly away from the middle, submetacentric. काय फर्क पड़ला? तो सर, जब वो सेंटर में था तो टू आर्म्स वेयर इक्वल. When it is little away from the center, so one arm is short, other arm is long. शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म. ठीक है, देखो ये आर्म्स कैसे हैं? शॉर्ट. और ये आर्म्स कैसे हैं? लॉन्ग. अब तीसरा देखो, centromere in the middle, metacentric. Centromere little away from the middle, submetacentric. Centromere near the end, middle नहीं, near middle नहीं, near the end, उसे कहते एक्रोसेंट्रिक. देखो, सेंट्रोमियर मिडल लाई नहीं, लिटिल अवे फ्रॉम द मिडल भी नहीं, एकदम एंड के पास चले गया, तो इसे कहा गया एक्रोसेंट्रिक. क्या फर्क पड़ा? सर, वन आर्म इज very short and other arm is very long. So two arms are equal in metacentric, short and long in submetacentric.
वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग इन एक्रोसेंट्रिक। और यदि सेंट्रोमियर एग्जैक्टली एंड पे चले जाए, ना मिडल, ना अवे फ्रॉम मिडल, ना नियर एंड, सेंट्रोमियर इज ऑन द एंड, त्याला म्हणतात टेलो। टेलो म्हणजे एंड, टेलोसेंट्रिक। तो सर इसके दो आर्म इक्वल है, दो आर्म इक्वल इन मेटासेंट्रिक, अनइक्वल इन सब मेटासेंट्रिक, वेरी अनइक्वल इन एक्रोसेंट्रिक। तो टिलोसेंट्रिक में एक ही आर्म रहता। एकच आर्म असतो त्याला, दुसरा आर्मच नाही आहे। तो मॉर्फोलॉजिकली देर आर 4 टाइप ऑफ क्रोमोझोम डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक। ठीक आहे। आता पहा, आपल्याला क्रोमोझोम बद्दलही समजलं कि जो क्रोमैटिन नेटवर्क रहता वही बाद में बनता क्रोमोझोम। क्रोमोझोमची मॉर्फोलॉजी समजली, ह्या 2 सिस्टर क्रोमॅटिड, सेंट्रोमियर म्हणजे प्रायमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एंड्स म्हणजे टिलोमियर्स असतात, डार्क एरिया म्हणजे हेट्रोक्रोमॅटिन, तिथं जीन्स नसतात, लाइट एरिया म्हणजे यूक्रोमैटिन, वहाँ पे जीन्स रहते। तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियस पूरा हुआ और आपका क्रोमोसोम का स्टडी पूरा हुआ। अब आखिरी पॉइंट मुझे बताना है। देखो, हम लोग कहते कि यूकैरियोटिक सेल पजेस ट्रू न्यूक्लियस, दैट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। आपण म्हणतो की यूकॅरियोटिक सेलला वेल ऑर्गनाइज्ड न्यूक्लियस असतो। तो ही सेल आणि हा न्यूक्लियस। तो ऐसे न्यूक्लियस एक से अधिक रह सकते क्या? हाँ, रह सकते। हमारी जो मसल रहती, फर्ज करो कि ये बाइसेप मसल है, इसको मैंने काट दिया। इस मसल में फॅसिकल्स रहते, म्हणजे बंडल, म्हणजे मसलच्या आतमध्ये काय असतात? बंडल। हर बंडल में मसल सेल रहती। तो सर असं म्हणायचं का कि ये है मसल सेल, मसल सेल, आई रिपीट, मसल सेल। तो ये जो मसल सेल है इसे कहते मसल फाइबर। सो एक मसल सेल म्हणजे मसल फाइबर। तो ऐसे समझो 100 मसल फाइबर का एक बंडल, म्हणजे जसं एक पेन्सिल म्हणजे एक मसल फाइबर म्हणजे मसल सेल, आणि अशा 100 पेन्सिल म्हणजे एक बंडल। तो ऐसे 100 के अनेक बंडल है, उससे हमारी ऑर्गेनाइज मसल बनती है। तो भाई ये जो है ना मसल फाइबर म्हणजे मसल सेल, या मसल सेलमध्ये अनेक न्यूक्लियाई असतात। आपण म्हटलं ना कि सेल के अंदर रहता न्यूक्लियस। तो क्या एक से अधिक न्यूक्लियाई हो सकते? बिल्कुल हो सकते। एग्जाम्पल, मसल सेल विच इज मल्टी न्यूक्लिएट। इस सेल को कहते सिनसाइशियम। इट इज कॉल्ड सिनसाइशियम। तो मल्टी न्यूक्लिएट सेल असू शकतात। एग्जाम्पल, मसल सेल। अब क्या यह हो सकता कि सेल में न्यूक्लियस ही नहीं है?
हो सकता है. म्हणजे सर सेलमध्ये एक न्यूक्लियस असतो, अनेक न्यूक्लियाई असू शकतात, न्यूक्लियस नहीं ऐसा भी हो सकता. एग्जाम्पल, जितने मैमल्स है सस्तन प्राणी, चूहा हो, खरगोश हो, कैट हो, डॉग हो, या फिर इंसान हो, बंदर हो, ये जो सस्तन प्राणी हैं उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, एक्सेप्ट कैमल. कैमल छोड़ दो. म्हणजे सर ये जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनकी जो रेड ब्लड सेल है इरिथ्रोसाइट, उसमें न्यूक्लियस नहीं. सर प्लांट में ऐसी कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं? सीव ट्यूब. जो फ्लोएम में रहती, इट इज विदाउट न्यूक्लियस. इंसान में इरिथ्रोसाइट्स माने आरबीसी, इट डू नॉट हैव न्यूक्लियस. मसल सेल इज सिंसाइशियम, म्हणजे मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती. अब यहां आपका सेल यूनिट ऑफ लाइफ पूरा हुआ. जो मेरिटोरियस करियर के बच्चे हैं, आई एम नॉट सेइंग इंटेलिजेंट, आई एम सेइंग फोकस्ड हार्डवर्किंग, म्हणजे जे खूप गुणवान विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी सल्ला, NCERT वर्ड टू वर्ड वाचायचं सेलसाठी, प्लस स्टेट बोर्डच्या पुस्तकातून सेल वाचायची आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स, जर तुमच्याकडे पुस्तक घेतलंच असेल, तुम्ही MTG घेतलं असेल, फिंगरप्रिंट जे काय घेतलं असेल, तो त्याच्यातलेच क्वेश्चन्स आता तुम्ही सॉल्व करा. तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा कि 90 क्वेश्चंस की टेस्ट कब है, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. मैंने टेस्ट अनाउंस नहीं की है. वर्ड टू वर्ड पढ़ो, रिकॉल करो, परफेक्ट पढ़ाई करो. क्यों? क्योंकि इस पे 3 क्वेश्चन तो नीट में आएंगे और उससे ज़्यादा CET में आएंगे. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.